Good morning students, this is our third lecture. In the earlier lectures, we have discussed about some basic concepts of solid states. अब आगे कंटिन्यू करने से पहले जो हमने असाइनमेंट दिया था पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन था कि वो कौन से सॉलिड्स हैं जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी के साथ एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं. लगभग हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या जवाब दिया है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. एक्चुअली बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जितने भी टाइप्स है, जितने भी ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, आयनिक सॉलिड्स है, कोवलेंट सॉलिड्स है, मेटालिक सॉलिड्स है, सारे के सारे क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है. इंसुलेशन प्रॉपर्टी, ये सभी में इंसुलेशन प्रॉपर्टी नहीं होती. मेटालिक सॉलिड्स की अगर बात करें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो मेटालिक सॉलिड्स तो कंडक्टर्स होते हैं. अगर इस तरीके से हम देखा जाए, आपने क्रिस्टलाइन जवाब दिया है. क्रिस्टलाइन का मतलब तो अगर क्रिस्टलाइन में तो मेटेलिक भी आ गए हैं. अब मेटेलिक तो क्रिस्टलाइन में अगर मेटेलिक भी आ जाते हैं तो इसका मतलब आप क्रिस्टलाइन जो जवाब दे रहे हो आपका गलत है. आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा जवाब है, कौन से टाइप के सॉलिड्स है, कौन से टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है जो ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं. तो इसका सही आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स ने दिया भी है, कोवलेंट सॉलिड्स. अब कोवलेंट सॉलिड्स में क्यों? क्योंकि कोवलेंट सॉलिड्स से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे. इसलिए इंसुलेशन प्रॉपर्टी तो ये है. मैंने साथ के साथ एक प्रॉपर्टी और दी थी, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट. एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकता है? मेटेलिक होगा या फिर आयनिक या फिर कोवलेंट. और एक्सट्रीमली है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोवलेंट सॉलिड्स आंसर है इसका. कई क्वेश्चंस, कुछ बच्चों की एक डाउट ये था कि एफसीसी में जो हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ एटम्स एंड द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल फॉर द प्योर एलिमेंट्स लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अब यहाँ पे तो बच्चों के डाउट थे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ एटम के बीच में जो रिलेशनशिप आएगी वो कैसे आएगी, कैसे हम उसको ड्राइव करेंगे. एक्चुअली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल टच कहाँ करते हैं आपस में. जो पार्टिकल नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तो तब निकलेगी जब पार्टिकल्स आपस में टच कहाँ करते हैं, हमें ये पता होगा. तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है बेटा. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर मैंने पहले भी बताया था, जो ये पार्टिकल्स है वो किस तरीके से होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये है एक फेस के बीच में है, कुछ इस तरीके का आपके पास स्ट्रक्चर होगा. यानी ये जो फेस के सेंटर पे तीनों पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं और कहीं टच नहीं कर रहे बेटा. ये गलती से हो गया है यहाँ पे टच. अगर ये जो फेस के सेंटर पे टच हो रहे हैं और कहीं कॉर्नर में आपस में टच नहीं होंगे, ठीक है. तो इसका मतलब अगर ये फेस सेंटर यानी फेस जो डायगनल आ रहा है इस पे टच कर रहे हैं, अगर फेस का डायगनल पे टच कर रहे हैं तो हम यहाँ से रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे. वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये जो क्यूब बनाया गया है, यानी क्यूब क्या है यहाँ पे? एक यूनिट सेल साइंटिफिक एजम्पशन है. यूनिट सेल क्या होगी साइंस के अंदर? क्यूब. और पार्टिकल्स क्या होंगे? स्फीयर्स. अगर पार्टिकल्स स्फीयर्स हैं तो हमने क्यूब बनाया. यूनिट सेल की अगर एफसीसी होती क्या है? जहाँ पे फेस के सेंटर पे पार्टिकल्स होंगे और 8 कॉर्नर्स पे होंगे. यानी अगर फेस के सेंटर पे और 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल हैं तो क्या किया हमने? फेस का सेंटर बना लिया, यानी फेस का सेंटर पे और कॉर्नर्स पे बना दिए पार्टिकल. अब हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि फेस जो पार्टिकल्स कहाँ टच करेंगे? फेस के डायगनल पे. यानी फेस के अगर डायगनल पे पार्टिकल्स टच कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पे? AC. अगर हम इसको पॉइंट को अगर नाम दे रहे हैं हम कॉर्नर्स को A, B, C, और की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम औरों का भी नाम दे सकते हैं. तो AC है. अगर AC का हाफ कर दें हम तो यही तो क्या है? एक नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितनी दूरी पे है?
यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोल रहे हैं, और वो क्या है AC का हाफ। अगर AC का हाफ तो हम यहाँ से क्या निकालने की कोशिश करेंगे AC। अब AC के देखोगे अगर आप यहाँ पे तो ABC जो ABC यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन गया है, और ये कौन सी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि क्यूब है आपस में साइड्स क्या है राइट एंगल पे होती है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे AC निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो कैसे, हाइपोटेनियस है क्या यहाँ पे AC। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB क्या है एज लेंथ, BC क्या है एज लेंथ, और एज लेंथ कितनी मानी है हमने A, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर क्या हो गया 2A स्क्वायर, AC क्या आ गया यहाँ से √2A। अगर हम AC को R की टर्म्स में देखेंगे तो R की टर्म्स में क्या हो गया, देखो एक पार्टिकल तो पूरा है, R इस साइड R इस साइड 2R, यानी इसका डायमीटर पूरा हो गया इसके अंदर, और एक R यहाँ पे एक R यानी 4R। अब हाइपोटेनस की स्क्वायर यानी AC की जगह हम अगर 4R का स्क्वायर करते हैं तो 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और 4R का स्क्वायर कितना हो गया 16R स्क्वायर। 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर क्या आ गया 8R स्क्वायर, और A क्या आ गया 2√2R। यही तो जो रिलेशन थी हम जो निकालना चाहते थे वो है, यानी एज लेंथ और रेडियस ऑफ द पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, रिलेशन क्या है जो A इज इक्वल टू 2√2R। और हमें पता जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस थी वो क्या थी AC का हाफ। AC कितना आया था हमारे यहाँ से, AC इज इक्वल टू √2A आया था यहाँ से, √2A का हाफ यानी R बाई, अगर अब देखो √2A का हाफ यानी A बाई √2 आ गया हमारा यहाँ से। हम A की वैल्यू अगर रखें, A की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो A क्या है 2√2R, यानी अगर हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को R की टर्म्स में निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, रखोगे आप √2 इंटू 2√2R अपॉन में 2, तो कितना आ गया यहाँ पे D, यानी जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो क्या है 2R। बेटा अब यहाँ से ध्यान से एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी 2R। वो हमने यहाँ सिर्फ एक बार निकाल के दिखाया है, हर बार यही निकलेगी AD जो होगी, यानी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगी 2R, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास जो रिलेशन आ गया है वो क्या है D इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू A अपॉन में √2। तो ये जो ओवरऑल रिलेशन आया है यही हमें निकालना था। अब हम जो निकालेंगे, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक में छोड़ दिया था वो क्या था, जो रिलेशनशिप निकालनी थी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और रेडियस ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स और एज ऑफ यूनिट सेल के बीच में जो रिलेशनशिप हम निकाल रहे थे, अब वो निकालेंगे हम BCC के लिए, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जैसे हमने पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकाला, और फिर हमने निकाला FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकाला, हमने सब में ये देखा था कि पार्टिकल्स आपस में टच कहाँ करेंगे तभी रिलेशन निकल सकती है, तभी R का और A के बीच में जो रिलेशन है वो बता पाएंगे। अगर हमें ये नहीं पता लगेगा कि टच कहाँ करेंगे तो हम नहीं बता सकते। तो अब यहाँ पे जो निकालनी है हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, वो कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर यानी बॉडी के सेंटर में पार्टिकल है और कॉर्नर्स पे है। तो इसका मतलब यहाँ से जब फेस के सेंटर में और कॉर्नर्स पे था तो इसका मतलब फेस डायगोनल के अलोंग कहाँ पार्टिकल्स टच कर रहे थे, ठीक है। तो बॉडी सेंटर यानी बॉडी डायगोनल के अलोंग क्या करेंगे पार्टिकल्स इस बार टच करेंगे। तो इस बार बॉडी डायगोनल के अलोंग यहाँ पे मैंने एक रफ सा डायग्राम बना के दिखाया है कि ये इस तरीके से टच करेंगे। अगर इस तरीके से टच करेंगे तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से अब रिलेशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, वो अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल फिगर से हम क्या निकालेंगे यहाँ से रिलेशन। अब फिर से हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ निकाला कॉर्नर पे पार्टिकल और एक बॉडी डायगोनल के अलोंग है और एक नेक्स्ट इस साइड कॉर्नर पे पार्टिकल है। तो ये जो बॉडी डायगोनल बना इसके अलोंग पार्टिकल क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं, इतना हमें पता लग गया है। पिछले रिलेशन में हमने देखा था कि एक फिगर बन गई थी, ट्रायंगल बन गई थी FCC में तो डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी ट्रायंगल नहीं बन रही है। तो हमने क्या किया,
जो पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट लिया है यहाँ पे और बी पॉइंट लिया है जो बॉडी डायगोनल है, यानी ए बी क्या है, बॉडी डायगोनल है। अब यहाँ से हमारे पास कोई ट्रायंगल नहीं बन पा रही है कि अगर ये डी पॉइंट ले रहे हैं तो हमारे से कोई ट्रायंगल नहीं बनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, बी को एक कॉर्नर, एक्स्ट्रा कॉर्नर से हमने ज्वाइन कर दिया। वो क्या क्यों किया है वो अभी आपको पता लग जाएगा। क्या किया हमने, बी को सी से ज्वाइन कर दिया है। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है वो एक ट्रायंगल बन गई है, क्या, ए बी सी। अब ए बी सी में ट्रायंगल में देखा जाए तो हमें सिर्फ ए सी के बारे में पता है, ना बी सी के बारे में पता है, ना ए बी के बारे में पता है। लेकिन हम बी सी के बारे में पता कर सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम, बी सी को निकालने जा रहे थे हम। वो कैसे, जो राइट फेस है, बी सी क्या है, राइट फेस का एक फेस डायगोनल तो है। जैसे पिछली बार हमने फेस डायगोनल निकाला था, इस बार फिर से वही ट्रायंगल ले लिया है हमने, ट्रायंगल ली डीबीसी। अब ट्रायंगल डीबीसी में क्या किया, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम यानी बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर प्लस में डीसी का स्क्वायर। अब बीडी क्या है, वही एज लेंथ ए, और डीसी क्या है, फिर से एज लेंथ है। तो यहाँ से बीसी वही √2a निकल गया है। अब हमें बीसी पता लग गया है और अब ट्रायंगल ए बी सी को पकड़ लेंगे। अब हमें बी सी पता लग गया और ए सी पता ही है हमें, एज लेंथ है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अब फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर क्या है, ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब ए सी कितना था, ए का स्क्वायर, और बी सी हमने अभी अभी निकाला था, वो क्या है, √2a। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया है, √3a। अगर हम ए बी को अगर आर की टर्म्स में देखेंगे तो ए बी क्या है, फिर से वही 4r है। अब 4r इज इक्वल टू √3a। तो यहाँ से ए और आर में रिलेशन निकल गया है। और जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, वही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वही है। फिर से क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच में है वो कितनी होगी, यानी ए बी का हाफ, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, ए बी का हाफ। ए बी का हाफ क्या हो गया, √3/2a। तो आर और ए के बीच में रिलेशन जो क्या निकली है, अब आर और ए के बीच में जो रिलेशन निकली है, आर क्या आ गया, √3/4a, या डी का हाफ। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का वो बता ही भी चुका हूँ मैं कि डी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और रेडियस ऑफ पार्टिकल के बीच में हमेशा रिलेशन होगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल्स। अब जो एक हमने समरी की है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस किसके बराबर थी, एज लेंथ के बराबर, और क्या थी वो हमेशा पता ही दी है मैंने आपको, क्या होगी, रेडियस क्या होगी। अब यहाँ से ए और आर के बीच में रिलेशन निकाला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, हमने जो निकाला था, ए क्या आ गया था, 2r के बराबर। ठीक है, एज लेंथ और रेडियस ऑफ पार्टिकल के बीच में जो रिलेशन था क्या था, ए इज इक्वल टू 2r। तो r क्या होगा, a/2। अब एफसीसी में देखा, एफसीसी में अगर हमने जो देखा था वो क्या था, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ए की टर्म्स में a/√2 आया था, और यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस क्या आया था, a/2√2r, यानी a इज इक्वल टू 2√2r आया था। तो r कितना हो गया, a/2√2। अब जो BCC हमने अभी निकाला ही है वो क्या था, एज जो d है वो एज लेंथ की टर्म्स में √3/2a, और अब रेडियस की टर्म्स में अगर देखा जाए, रेडियस और एज लेंथ में जो रिलेशन होगी वो क्या होगी, √3/4a। ये जो सारे के सारे रिलेशन हमने एक समराइज करके लिख दिए हैं यहाँ पे, वो आगे काम आएंगे। आगे कब काम आएंगे, पैकिंग एफिशिएंसी में। पैकिंग एफिशिएंसी का टॉपिक अभी हम करने जा रहे हैं, उससे पहले एक प्रॉब्लम और। तो एक बच्चे का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था व्हाट इज क्रिस्टलाइट। क्रिस्टलाइट क्या होता है, मैंने आपको पहले जो वीडियो में वो बताया था क्रिस्टलाइट क्या होता है, द क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द अमorphous सॉलिड। ये बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है बेटा। क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द अमorphous सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइट। मैंने क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द अमorphous सॉलिड क्यों बोला, क्योंकि क्रिस्टलाइन पार्ट जो अमorphous सॉलिड के अंदर बहुत छोटा पार्ट आएगा, क्योंकि अमorphous सॉलिड है, इसका मतलब वहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, रेगुलरली अरेंज्ड नहीं है। अगर रेगुलरली अरेंज्ड होंगे तो भी क्या होंगे, बिल्कुल एक शॉर्ट, यानी बिल्कुल थोड़ी रेंज में होंगे। और वो थोड़ी रेंज में अगर पार्टिकल्स हैं उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट। अगर क्रिस्टलाइट की अगर हम और भी डेफिनेशन दे सकते हैं, द शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर या शॉर्टेस्ट पार्ट इन विच पार्टिकल्स, शॉर्टेस्ट पार्ट
ऑफ द सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज। ये भी डेफिनेशन दी जा सकती है, या फिर हमने जो अभी डेफिनेशन दी थी, द क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द अमरफस सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइट। ये दोनों डेफिनेशन ठीक है। दोनों डेफिनेशन ठीक क्या है? एक तो क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द अमरफस सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइट, और दूसरा क्या है? द शॉर्ट पार्ट इन विच पार्टिकल्स आर शॉर्ट पार्ट ऑफ द सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज इज नोन एज क्रिस्टलाइट। ये दोनों डेफिनेशन ठीक है। और क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द अमरफस सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइट, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई इसमें डाउट की जरूरत नहीं है। अब डाउट सेशन को ख़त्म करते हुए कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या है, सबसे पहले क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब क्लोज पैक स्ट्रक्चर, या उसको हम बोल सकते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। अगर क्लोजली पैक्ड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया होगा पार्टिकल्स ने, जो वैकेंट स्पेस है वो कम से कम होगा। तो यही डेफिनेशन है, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड और मिनिमम स्पेस इज वैकेंट। इसी को क्या नाम दिया गया है, क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग के साथ मैंने एक टर्म और ली है साथ के साथ, यहीं पे पढ़ रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किसी पार्टिकल्स को कितने पार्टिकल्स सराउंड कर रहे हैं, यानी उसको टच करके सराउंड कर रहे हैं, तो वही क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यही डेफिनेशन मैंने अभी लिखा है। जैसे कोई एक मार्बल ले लो, उसको कितने मार्बल टच करके हुए उसके साथ लगे हुए हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्योंकि मैंने मार्बल ही एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि पार्टिकल्स को क्या माना गया, स्फीयर्स, ठीक है। और स्फीयर्स, मार्बल भी क्या है, एक स्फीयर। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सराउंडिंग ए पर्टिकुलर पार्टिकल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पार्टिकल, यानी उस पार्टिकल को सराउंड कितने पार्टिकल्स कर रहे हैं, उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। और इस कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन को हमने अभी क्यों पढ़ा है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। फर्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 1D। अब जो हम क्लोज पैकिंग है उसको पढ़ रहे हैं, कहाँ क्या है, यानी 1 डायमेंशन के अलोंग हो सकती है क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन में हो सकती है, और 3 डायमेंशन में हो सकती है। तो क्लोज पैकिंग इन 1D यानी 1 डायमेंशन क्या होता है, एक लाइन। तो द क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन विच द पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग ईच अदर। क्लोजली पैक्ड है, स्पेस मत छोड़ देना, ठीक है। अगर स्पेस छोड़ दिया तो वहाँ पे क्लोज पैकिंग क्या रहेगी, इसलिए यानी आपस में टच करते हुए जाएंगे तभी क्या होंगे, वो क्लोज पैकिंग इन 1D। अगर एक पार्टिकल क्लोज टच करके जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो ये कोई भी एक पार्टिकल उठा लो, इसको एक इस साइड से टच करेगा, एक इस साइड से टच करेगा, तो इसका मतलब एक पार्टिकल को 2 पार्टिकल टच कर रहे हैं, तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, 2। ना क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के अलोंग, 2 डायमेंशन में कैसे होंगे, 2 डायमेंशन में वही, यानी पहले एक लाइन के अलोंग थे, यानी 1 डायमेंशन में थे, 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर जो 2 निकाला था, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 निकाला गया है यहाँ। अगर हम पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स को पहले एक रो में रख दें, अब उस रो को ही रिपीट करते चला, यानी एक रो के ऊपर दूसरी रो। अब इस तरीके से क्या बन रहा है यहाँ पे, 2 डायमेंशन, या प्लेन बोल सकते हैं इस चीज़ को, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में, तो एक्स वाई क्या होता है, प्लेन। तो इसी तरीके से अगर पार्टिकल्स एक प्लेन के अलोंग क्लोजली पैक्ड है तो इसको बोलते हैं 2D क्लोज पैकिंग, यानी 2 डायमेंशन, डी डायमेंशन है यहाँ पे। अगर इस तरीके से हम दो तरीके से इस चीज़ को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे, एक तो पार्टिकल्स को क्या करें, डायरेक्ट एक पार्टिकल के एज इट इज ऊपर क्या रख सकते हैं हम, दूसरा पार्टिकल, उससे क्या बनता है, स्केयर क्लोज पैकिंग। अब स्केयर क्लोज पैकिंग को पढ़ रहे हैं हम। अब स्केयर क्लोज पैकिंग में पहले हमने फर्स्ट रो की, पार्टिकल्स को टच करते हुए लगाया। अब एज इट इज, जैसे एक पार्टिकल के ऊपर जस्ट उसी पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल आना चाहिए, इस तरीके से अगर हम करें तो ये क्या बन जाती है, स्केयर क्लोज पैकिंग। स्केयर क्लोज पैकिंग क्यों, एक पार्टिकल को यहाँ पे अगर करें तो जब सराउंडिंग करते हैं उसकी, यानी सराउंडिंग वाले न्यूक्लियाई को जोड़े, सराउंडिंग के पार्टिकल्स की न्यूक्लियाई को जोड़ें, तो क्या बन जाएगा, एक स्केयर बन जाएगा। अगर एक स्केयर बनाए, यानी एक पार्टिकल्स को 4 पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 4 पार्टिकल्स सराउंड कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा जा सकता है कि स्केयर क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो क्या है, 4, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो क्या है, सेम। अब उसी के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से अगर रो रखी गई है यहाँ पे,
बिल्कुल उसी तरीके से अगर रो रखी गई है, जैसे ये थी, फिर उसके ऊपर फिर से वही, फिर से ऊपर वही, यानी अगर ये तीनों रो एक जैसी है, यानी इसको हम इस पैकिंग को ए यानी सारे ए जितनी बार भी आएगी एक जैसी आ रही है तो ए टाइप भी पैकिंग बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 4, यानी इस पार्टिकल को अगर टच करें तो एक जो 3 4 इस तरीके से स्केयर बन रहा है। मैंने छोटे में दिखा रहा है, यहाँ पे बन नहीं रहा क्योंकि डायग्राम छोटा है, ठीक है। अब 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का दूसरा तरीका क्या है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे पार्टिकल्स की फर्स्ट रो रखी, अब फर्स्ट रो के एज इट इज ऊपर पार्टिकल्स ना रखे जाए, हम क्या करें उसको उनके डिप्रेशंस में, यानी जहाँ पे स्पेस बचा हुआ था, जैसे ये डिप्रेशन था, इसका ये डिप्रेशन था, इसका ये डिप्रेशन था, तो जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे अगर पार्टिकल्स को रखना स्टार्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जैसे अब हमने क्या किया, फर्स्ट एरो है, अब डिप्रेशन में किया है, तो इसका मतलब पार्टिकल एज इट इज़ उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से फर्स्ट रो में थे, तो ये बी हो गई है। अब दोबारा से हमने क्या किया, फिर से उसके डिप्रेशन में अगर पार्टिकल्स रखने स्टार्ट कर दिए हैं तो वही सेम एज इट इज़ उस पार्टिकल जैसे फर्स्ट रो में थे उसी तरीके से क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर पार्टिकल्स उसी तरीके से आ जाएंगे यानी ए रो है जो, यानी फर्स्ट रो थर्ड रो के इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब थर्ड रो के बराबर होगी, या जिस तरीके से फर्स्ट रो में है वैसी तरीके से थर्ड रो में, तो क्या हो गया ए बी ए, फिर से उसके डिप्रेशन में करोगे तो बी रो फॉर्म में होगी। अब बी रो की फॉर्मेशन हो रही है तो ए बी टाइप यहाँ पे क्या होगी, पैकिंग होगी। अब ए बी टाइप पैकिंग है, इस पैकिंग को नाम दिया गया नहीं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ए बी टाइप पैकिंग भी बोला जाता है। कई बार ऑप्शन क्वेश्चन आ सकते हैं, ए बी टाइप पैकिंग इज आल्सो नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर ए टाइप यहाँ पे थी तो वो क्या थी, यहाँ पे कौन सी पैकिंग थी, स्केयर क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पे हम देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ फाउंड एट द स्केयर क्लोज पैकिंग हैज़ 52.4% स्पेस ऑक्यूपाइड। जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, ये अगर 2D की बात कर रहा है यहाँ पे, तो 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई किया है किसमें, हेक्सागोनल स्केयर क्लोज पैकिंग के अंदर। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर 2 डायमेंशन की बात चली हुई है, यहाँ पे 60.4% स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है। ये बेटा वेल कैलकुलेटेड थे, अभी हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि इस पर क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D वो हम करें भी गए, ठीक है। तो अब नाउ द क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन के अंदर वही, अब 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग किससे जनरेट होगी, 2 डायमेंशन से। अब 2 डायमेंशन से अगर जनरेट हुई है तो 2 डायमेंशन हमने 2 तरीके से की थी, एक तो स्केयर क्लोज पैकिंग थी हमारे पास, एक क्या थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर स्केयर क्लोज पैकिंग अगर 3 डायमेंशन में स्केयर क्लोज पैकिंग से जनरेट हो रही है, यानी स्केयर क्लोज पैकिंग से जनरेट हो रही तो कैसे होगी, यानी स्केयर क्लोज पैकिंग यानी पार्टिकल्स बिल्कुल एज इट इज उसके ऊपर रखे जा रहे थे स्केयर क्लोज पैकिंग में, जैसे ये रखी गई है रो। इसी तरीके से अगर हम इसके एडजेसेंट, यानी प्लेन था ये, अब इसके एडजेसेंट भी ऐसे ही तरीके से रो बनाना स्टार्ट कर दें तो ये क्या करेगा, अगर इसी तरीके से रो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लोज पैकिंग इन 3D। और अब तो अगर स्केयर क्लोज पैकिंग के हम एडजेसेंट इसी तरीके से रो बनाना स्टार्ट कर दे तो यहाँ से जो पैकिंग एक बन के आएगी वो फिर से वही ए टाइप, यानी सभी रो बराबर सी हैं तो ए टाइप पैकिंग बोल जाती है, इसको सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2 तरीके से जो इम्पोर्टेंट टाइप की क्लोज पैकिंग है वो जनरेट होती है जिसमें मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई होता है। तो अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, उसको पढ़ने के लिए देखो, उसको पढ़ने के लिए बेटा हम क्या करें, जब हमने 2 डायमेंशन क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ी थी तो हमने क्या किया था, पार्टिकल्स को उसके डिप्रेशंस के अलॉन्ग डिप्रेशंस में रख दिया था। अब डिप्रेशंस में पार्टिकल रखने से पहले देखो हमने सेकंड रो में रखा उसके डिप्रेशंस के अंदर, फिर थर्ड रो में फिर से। तो अगर देखा जाए हमारे पास 2 तरीके के होल्स पैदा हुए हैं जिसमें एक का वर्टेक्स ऊपर है, एक का वर्टेक्स नीचे है। एक ट्रायंगुलर टाइप से वॉइड्स बन रहे हैं, यानी वॉइड्स मतलब जो होलो बने हुए हैं। यहाँ पे मैं वॉइड्स की डेफिनेशन बताऊंगा आगे, वो भी काम की है।
देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दो तरीके से डिप्रेशंस बने हुए हैं, अब दो तरीके से होल बने हुए हैं। यहाँ पे एक में क्या है, वर्टेक्स क्या है, ऊपर की तरफ है, एक में वर्टेक्स क्या है, नीचे की तरफ है इस वाले में। तो यानी दो तरीके से हमारे पास क्या हुए हैं, यहाँ पे होल बन गए हैं यहाँ पे जो। अब इन होलों को देखो, अब हमें पता है 3 डायमेंशन में जो इन होल्स को क्या करेंगे, अब इन होल्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब देखो मैंने जो ऊपर वर्टेक्स उसको दिया है ए नाम, और जिसका वर्टेक्स नीचे है उसको बी टाइप ऑफ होल्स यानी वॉइड्स का नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम जो बी टाइप के वॉइड्स हैं, अब मैं वॉइड्स बार बार में क्यों कर रहा हूँ, वॉइड्स की डेफिनेशन ही यही है, अभी आगे बताएंगे हम। ठीक है, वॉइड्स होता क्या है, वॉइड्स ये होता है कि बेटा द मिनिमम स्पेस वैकेंट इवन आफ्टर क्लोज पैकिंग, अगर हम कितनी क्लोज पैकिंग कर ले आप उसके बाद भी जो स्पेस रह जाता है उसको क्या नाम दिया गया, वॉइड्स का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्लोज पैकिंग करने की कोशिश, क्योंकि हमारे पार्टिकल स्फीयर है और स्फीयर में हम ऐसा कर नहीं सकते बेटा, हम कर नहीं सकते कि सारा का सारा स्पेस क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्पेस क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा ही। ठीक है, उसी स्पेस को क्या नाम दिया गया, वॉइड का नाम दिया गया। और ये दो तरीके से बने हैं, जिसका वर्टेक्स ऊपर है, एक वर्टेक्स नीचे है, एक बी टाइप के जो होल्स बने हुए हैं यानी वॉइड्स बने हुए हैं। अगर हम बी वॉइड्स को कवर कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बी वॉइड्स को कवर किया है जिनका वर्टेक्स क्या है, नीचे है। अगर बी वर्ड्स को कवर किया है तो देखो बेटा 1 2 3 4 यानी जितने भी बी वर्ड्स थे उनको हमने कवर करना स्टार्ट कर दिया है। एक साथ हम दोनों वर्ड्स को कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने पहले बी वर्ड्स को कवर करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखो अब फिर से दो टाइप के होल्स बन गए हैं, जिसमें एक तो देखो बेटा यहाँ पे तो ये 1 2 3 और नीचे भी एक ट्रायंगल बने हुए हैं, यानी 6 से वॉइड जो एक होल है जो वो 6 से हो रहा है, और एक वॉइड में क्या हो रहा है, सिर्फ 4 से। तो इस तरीके के जो वर्ड्स बनेंगे इनको नाम दिया गया है, अब मैंने फिर से नाम दिया गया, 6 से अब वापस जो अब हो रहा है उसको 1 रखा है, और जो नया जो वर्ड बना है उसको सी नाम दे दिया गया है यहाँ पे। आगे जब क्लासेज होंगी बेटा, जब अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बोर्ड पे चीज़ें समझाने की हैं ये। ठीक है, फिर भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है। देखो बेटा यहाँ पे अगर बुक्स में अच्छी तरीके से लिखा होगा, कलरफुल डायग्राम में आप आराम से देख सकते हो, वहाँ पे दोबारा से दो टाइप के होल्स बने हुए हैं। अब दो, उसको एक का ए नाम दे दिया, दूसरे को सी नाम दे दिया है। ठीक है बेटा, अब जो सी टाइप का जो वॉइड फॉर्म हुआ है, जो नया वॉइड फॉर्म हुआ है, अब वो क्या है, एक टेट्राहेड्रन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। टेट्राहेड्रन टाइप से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और वो क्या है, 4 पार्टिकल से सराउंड होता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 हो गया है। ठीक है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, विच इज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स। ठीक है, और जो लेकिन जो ए टाइप का जो वॉइड है, अब जो ए टाइप का वॉइड है वो कैसे, देखो हमने बीट, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ जूम करके इसको, सॉरी बेटा एक सेकेंड। देखो ये पार्टिकल्स थे, हमने बी टाइप के वॉइड यानी जिसका वर्टेक्स नीचे है उनको कवर करने की कोशिश की है। ये देखो यहाँ पे एक पार्टिकल, देखो बेटा जो मार्कर होता है यहाँ पे जो ब्रुश होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी इन बी वॉइड को हमने क्या किया है, कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो नए वर्ड बनेंगे बेटा, बुक में अच्छी तरीके से डायग्राम दिया गया है, अगर उसमें देखोगे आप तो क्या करोगे, 2 वर्ड्स और बन जाएंगे, दो यानी 2 वर्ड्स नहीं, जो ए टाइप का वर्ड वो तो अब वहीं का रह जाएगा, वो तो कवर हो नहीं पाएगा अच्छी तरीके से। वो किस तरीके से हो जाएगा कि 3 ट्रायंगुलर जिसका वर्टेक्स, यानी 3 ट्रायंगल, 3 पार्टिकल्स में जो ट्रायंगल बन रहा है, एक का वर्टेक्स ऊपर और एक का वर्टेक्स नीचे, यानी जो वो वर्ड है वो 6 पार्टिकल से सराउंड होएगा। यानी यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जो ए टाइप का जो वर्ड बच गया था बेटा, ये वाला, ये क्या है, देखो 2 3 और यहाँ पे नीचे से 2 3, यानी एक का वर्टेक्स जो ट्रायंगल बनी, एक का वर्टेक्स नीचे है, एक का वर्टेक्स ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से ये जो वर्ड बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, ऑक्टा है, 6 से सराउंड है, यानी 6 पार्टिकल से सराउंड है, ये कवर नहीं हो पा रहा है अब भी। ठीक है, लेकिन जो बी टाइप के वर्ड तो हमने कवर किया है क्योंकि उस पर पार्टिकल्स रख दिया है, लेकिन बी टाइप से जो अब जो नया वर्ड बना है वो सी टाइप का जो वर्ड बना है यहाँ पे, वो क्या है, ये रहा। ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ एक पार्टिकल और रखा जा सकता है, तो ये 4 से सराउंड होएगा। ठीक है, और एक टेट्राहेड्रन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। जो टेट्राहेड्रन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा
इसी को क्या नाम दिया गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो 6 पार्टिकल से सराउंड होगा इसको क्या नाम दिया गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये दो तरीके से दो वॉइड बन गए हमारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बहुत काम की चीज़ें हैं ये, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस इन पे आ जाते हैं सॉलिड स्टेट में से। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ध्यान से देख लेना। ठीक है, बुक में अच्छी तरीके से डायग्राम दिया गया है। हमने क्या किया, ए बी टाइप को वर्ड्स को क्या किया, कवर करना स्टार्ट किया है। बी टाइप के वर्ड को अगर कवर करना स्टार्ट किया तो एक तो नए टाइप्स के वर्ड बन जाएंगे जिसको सी टाइप का नाम दिया गया। ए वर्ड थे जो वो अनकवर्ड यानी अब भी रह गए हैं, उसमें क्या होगा, 3 जो ट्रायंगल, एक कवर टेक्स्ट ऊपर बन गया है, एक का नीचे बन गया और वो 6 से सराउंड हो जाएगा तो उसको ऑक्टाहेड्रल का नाम दे दिया। और दूसरे जो नए टाइप के वर्ड बने उनको टेट्राहेड्रल वर्ड। अब हम यहाँ से थर्ड रो अगर लगाना चाहें, क्योंकि 3 डायमेंशन है, ऊपर से ऊपर रखते चले जाएंगे। अब 2 डायमेंशन के लेयर, 2 डायमेंशन के बाद लेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। थर्ड डायमेंशन के अंदर यानी जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो क्या गया, अब जब थर्ड लेयर रखेंगे, अब थर्ड लेयर में हमारे पास ऑप्शन है क्या, हम टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करें या ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करें। ठीक है, अगर हमने क्या किया, कवर करना स्टार्ट किया टेट्राहेड्रल वर्ड को, अगर टेट्राहेड्रल वर्ड को अगर कवर करना स्टार्ट करते तो क्या होगा, तो अब हमारे पास 2 टाइप्स के वर्ड्स आ गए थे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को अगर कवर करना स्टार्ट करें थर्ड लेयर के अंदर, तो देखो अगर थर्ड लेयर के अंदर हमने टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करना स्टार्ट किया तो जो पार्टिकल है, जो वर्ड बना है, इसके ऊपर अगर टेट्राहेड्रल वर्ड जो बना था सी टाइप, अगर इसके ऊपर रखे तो जो सेम एग्जैक्ट पार्टिकल जो फर्स्ट लेयर थी यानी फर्स्ट रो थी उसके ऊपर पार्टिकल आ रहा है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्टिकल सेम एग्जैक्ट उसके ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब जो फर्स्ट रो है वो इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगी, थर्ड रो। यानी फिर ए बी टाइप की जो पैकिंग थी, अब वो ए बी टाइप की पैकिंग हमने 2 डायमेंशन में भी पढ़ी थी, वो क्या थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस जो ए बी टाइप की जो पैकिंग फिर से बन रही है 3 डायमेंशन के अंदर, इसको क्या नाम दिया गया हमने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, जो 2 डायमेंशन पैकिंग ली, 2 डायमेंशन पैकिंग में हमने जो सेकंड रो रखी। अब सेकंड रो रखने क्या की, हमारे पास 2 डायमेंशन जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो उसमें 2 टाइप के डिप्रेशंस थे, डिप्रेशन मतलब होलोज थे। उसमें क्या किया, जो बी टाइप को कवर करना स्टार्ट किया, तो बी टाइप को कवर करना स्टार्ट किया तो क्या हो गया, फिर से 2, ए तो जो था वो अनकवर फिर से पूरा कवर हो नहीं पा रहा था क्योंकि ए को तो हमने कवर ही नहीं किया था। तो क्या हुआ, ए टाइप का वर्ड रह गया और सी टाइप का वर्ड। ए टाइप का वर्ड तो वो 6 से सराउंड था, वो क्या था, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन गया था। जो सी क्या था, वो 4 से सराउंड हुआ था, वो टेट्राहेड्रल वर्ड गया। अब टेट्राहेड्रल को फिर से सराउंड किया थर्ड लेयर के अंदर। थर्ड लेयर के अंदर अगर स्टार्ट किया हमने तो क्या किया, फिर अगर थर्ड लेयर में हम फिर से अगर उसको सराउंड करते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड को, तो जो एग्जैक्ट पार्टिकल फर्स्ट रो में था उसी के ऊपर पार्टिकल आना स्टार्ट हो गए हैं, और वो जो फर्स्ट रो है वो इक्विवेलेंट बन गई यानी इक्वल बन गया किसके, थर्ड रो के। यानी ए बी, फिर से ए आ गई है, फिर ऐसी तरीके से बी आ जाएगी। तो ए बी टाइप की जो पैकिंग बन गई है यहाँ पे, इसको क्या नाम दिया गया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन के अंदर। अगर अब दूसरा चांस क्या था हमारे पास, दूसरा तरीका क्या था, अब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड को यानी जो ए टाइप के वर्ड बने थे, स्मॉल ए टाइप के वर्ड्स बने हुए थे, वो अगर कवर करना स्टार्ट करते हैं। अब दूसरे तरीके का अगर हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करना स्टार्ट करें, अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को अगर हम कवर करना स्टार्ट करें, जो ए टाइप के वर्ड्स बने हुए हैं इनको कवर करना स्टार्ट करें, तो हमारे पास जो पार्टिकल है वो एग्जैक्ट, देखो ध्यान से देखोगे बेटा, तो जो एग्जैक्ट पार्टिकल जो ए टाइप का वर्ड है उसके ऊपर यानी नीचे वाली लेयर के डिप्रेशंस में पार्टिकल गया हुआ है। यानी तो इसका मतलब एग्जैक्ट रो नहीं आ रही जो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब थर्ड रो बन गई है। लेकिन बेटा अगर जब हम फोर्थ रो करना स्टार्ट करेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करते हुए, तो क्या होगा, वो बिल्कुल सेम आ जाएगी एज इट इज़ जैसे कि फर्स्ट थी। यानी ए बी, फिर से अब सी रो, थर्ड रो सी हो गई है। लेकिन हमने जब फोर्थ रो स्टार्ट की है वो क्या हो गया, बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया किसके, फर्स्ट रो के। तो ये जो पैकिंग बन गई है ए बी सी, फिर से ए, फिर से दोबारा बी, फिर से सी, यानी ए बी सी टाइप की पैकिंग, इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया बेटा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब जो बेटा देखो मैंने वॉइड्स की डेफिनेशन बोली थी, बार मैं बोल रहा था वॉइड जो होल बन गया, यानी जो अब इंटरस्टिशियल
वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स क्या है वो अभी मैंने बता दिया था। जो स्पेस लेफ्ट इवन आफ्टर द क्लोज पैकिंग इज नोन एज वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट। अब इसके टाइप्स क्या है, इसको कितने पार्टिकल्स सराउंड करते हैं, इस बेस पे हम पार्टिकल्स इसके टाइप्स देख रहे हैं। अगर 4 पार्टिकल्स सराउंड कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 6 पार्टिकल्स सराउंड कर रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 3 पार्टिकल्स सराउंड कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखो बेटा, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो बना था वो इस तरीके से बना था, कुछ 3 पार्टिकल्स थे, अब उसके ऊपर ये 2 इस तरीके से पार्टिकल आए थे, ठीक है। और ये जो पार्टिकल का जब ये बीच में जब भी ये क्या रह गया, वॉइड रह गया, इस ये जो रह गया है इसको क्या नाम दिया गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ट्रायंगुलर वॉइड्स था, उसके ऊपर एक पार्टिकल एजिट्री जस्ट रख दिया गया है, इसको क्या बोला है, टेट्राहेड्रल वॉइड। जो सी टाइप का वॉइड बना था वो इस तरीके से बना था, उसके ऊपर जस्ट एक पार्टिकल रखा गया था बाद में, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड का नाम दिया। ट्रायंगुलर वॉइड क्या है, जो 3 पार्टिकल से सराउंड है वो बना हुआ था स्टार्टिंग में 2 डायमेंशन में, सारे के सारे जो ट्रायंगुलर वॉइड्स बने हुए थे, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो कैसे निकालेंगे हम, जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे निकालेंगे बेटा, जितने नंबर भी पार्टिकल्स होते हैं ना उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यानी एक पार्टिकल है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, एक ही होगा। 2 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 4 होंगे। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो क्या है, ट्वाइस होते हैं किसके, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक पार्टिकल तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर करते जाएंगे, 2 है तो 4 हो जाएंगे। इस तरीके से अगर n पार्टिकल्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, n, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2n। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 3n, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी की बात करें यानी कितनी पैकिंग, कोई पैकिंग कितनी एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंट कितनी होगी वो किस तरीके से निकालेंगे हम। कोई पैकिंग है कितनी क्लोज है, यानी जितना फ्रैक्शन ज़्यादा उसने ऑक्यूपाई किया गया उतनी ही एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, अब किसी की परसेंटेज ज़्यादा निकालते हैं, मार्क्स, जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं उसकी जो हम निकालते हैं वो परसेंटेज ज़्यादा आती है बच्चों की, अगर देखा जाए तो। अब इसी तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी की भी परसेंटेज निकालेंगे। अब लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी की जो टर्म आई है वो होती क्या है, ये क्या है, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। ये टोटल स्पेस का कितना फ्रैक्शन पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ऐसा तो है नहीं कि स्फीयर है, मैंने पहले भी बताया बेटा, स्फीयर है कुछ ना कुछ तो स्पेस क्या रहेगा, वैकेंट रहना ही रहना है। हम मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उसके डिप्रेशन, जो पार्टिकल्स बनाए स्फीयर्स के जो बीच में डिप्रेशन है उसमें पार्टिकल रख दें, उनको कवर कर दें, वो स्पेस कवर हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी स्पेस क्या रहेगा, अनकवर्ड रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, हम देख लेंगे कि टोटल वॉल्यूम कितना था किसी यूनिट सेल, जो जिसके अंदर हम पार्टिकल्स डाल रहे हैं उसका टोटल वॉल्यूम, और पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई, यानी पार्टिकल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वहाँ पे। यानी पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जैसे हम किसी के मार्क्स का निकालते हैं, आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो कहते हैं जैसे किसी के 450 आए 500 के अंदर से, 450/500 गुना में 100 यानी 450 अपॉन जैसे निकालते थे, तो यहाँ से कितना 90% जैसे उसने अचीव की है। तो इसी तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन की भी परसेंटेज निकालेंगे। मैंने पहले बोला था ना कि यहाँ टीचर में कैलकुलेटेड दिखाया था मैंने कि ये इतना इसका 60.4 है या इसका इतना परसेंटेज निकाला गया है, तो यहाँ पे वो निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या है पैकिंग फ्रैक्शन, क्या हुआ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, यानी जितना वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया और जितना वॉल्यूम टोटल है वो कितना यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसका जो फ्रैक्शन होगा वही क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो पहले निकाल रहे हैं हम पैकिंग जो पैकिंग एफिशिएंसी वो किसके अंदर निकाल रहे हैं, एफसीसी के अंदर, एफसीसी के अंदर निकाल रहे हैं, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, देखो बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6 फेस होते हैं, 6
यानी 6 इंटू में, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है फेस पे 1/2, 6 इंटू 1/2। और कहाँ पे होते हैं फेस सेंटर में, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 यानी 8 इंटू 1/8, यानी कितना आ गया यहाँ से 4 पार्टिकल्स, जो पहले भी हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, अब टोटल पार्टिकल्स आ गए हमारे पास 4। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, क्योंकि हमने बताया कि साइंटिफिक एजम्पशन है, पार्टिकल्स को क्या माना जाएगा स्फीयर, और यूनिट सेल को क्या माना जाएगा क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल यानी एक स्फीयर का कितना वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, और रेडियस अगर आर है, क्योंकि देखो हमने पहले आर मान लिया, हम बार बार नहीं लिख रहा है कि लेट द रेडियस ऑफ पार्टिकल इज दिस। पार्टिकल की रेडियस कितनी आर है, तो क्या है 4/3, अब जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वो स्फीयर है पार्टिकल। ठीक है, अगर पार्टिकल टोटल कितने हैं 4, तो 4 स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल को हमने क्या ज्यूम किया था क्यूब। अब क्यूब ज्यूम किया तो वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, यानी साइड यानी एज लेंथ का क्यूब। एज लेंथ कितनी थी ए, यानी ए क्यूब आ गया यहाँ से वो। अब हमने बेटा देखो हमने निकाली थी रिलेशन, देखो अगर एफसीसी के अंदर जो रिलेशन निकाली थी वो कितनी थी, पहले हमने निकाला था ना रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। वो निकाली थी एज लेंथ और रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेशन आई थी वो क्या थी ए इज इक्वल टू 2√2r। नोटबुक में आपने जो नोट किए हैं पिछले नोट्स उसमें देख सकते हो, रेडियस जो रिलेशन निकाली थी वो क्या थी ए इज इक्वल टू 2√2r। अगर हम, क्योंकि देखो बेटा हम पैकिंग फ्रैक्शन में निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल द पार्टिकल पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल द पार्टिकल, यानी 4 पार्टिकल्स थे, 4 पार्टिकल्स के द्वारा वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई की 16/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना ए क्यूब, तो 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब। अब देखो बेटा आर और ए तो कट नहीं सकते, इसलिए हमें ए को आर की टर्म में या आर को ए की टर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ए की जगह क्या रख दिया हमने 2√2r, जो रिलेशनशिप हमें पता थी, हमने पहले निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो जब ये सॉल्व किया तो π/3√2 आ गया। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। अब हमने परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी या परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो क्या हो गया π/3√2 इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर सॉल्व करने के बाद निकलेगा 74%। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट, अब वो इसी तरीके से अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं बीसीसी के अंदर, वो कितने होंगे 8 इंटू 1/8। ठीक है, क्यों कॉर्नर्स पे होंगे और बॉडी सेंटर पे, कॉर्नर्स पे कितने होंगे 8 कॉर्नर होते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1/8, और बॉडी सेंटर यानी एक बॉडी सेंटर होगा और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है पूरा का पूरा यानी 1। ठीक है, तो 8 इंटू 1/8 प्लस में 1 इंटू 1 यानी 2 पार्टिकल्स, यानी बीसीसी के अंदर 2 पार्टिकल्स हम पहले भी निकाल चुके हैं। अगर एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 2 यानी 8/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फिर से वही पता है हमें ए क्यूब, लेकिन हमें बस पता है रिलेशनशिप निकालेंगे। बीसीसी के अंदर रिलेशनशिप क्या थी, एज लेंथ और रेडियस ऑफ द पार्टिकल के बीच में ए इज इक्वल टू 4r अपॉन में √3 यानी 4/√3r थी। ये बेटा ए है, ध्यान से, ठीक है, ए है ये, ए इज इक्वल टू 4r/√3। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया हमने, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब की जगह 4r/√3 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद कितना आ गया √3/8 पाई, और परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी √3/8 पाई इंटू में 100, वो कितनी आ गई लगभग 68%। ठीक है, बीसीसी के अंदर कितनी है 68%, एफसीसी के अंदर कितनी है 74%। ठीक है, अब दूसरी चीज़ पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो कैसे होगी, वही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या है पार्टिकल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, क्योंकि सिर्फ पार्टिकल्स कहाँ होंगे कॉर्नर पे, कॉर्नर
पे होंगे तो 8 इंटू 1/8 यानी सिर्फ एक पार्टिकल, और एक पार्टिकल का वॉल्यूम जितना एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, हमें पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एज लेंथ और रेडियस ऑफ द पार्टिकल के बीच में जो रिलेशन आई थी वो क्या थी, ए इज इक्वल टू 2r। अगर ए इज इक्वल टू 2r आई थी रिलेशन, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, वही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल द पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब। अब ए क्या है 2r, ठीक है, ए की जगह 2r रखा जब हमने, तो क्या रिलेशन आ गई 1/6 पाई पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। अब परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो पाई/6 इंटू में 100, पाई की वैल्यू रख सकते हो 3.14 या 22/7, ठीक है। तो जब सोल्व करोगे तो 52.4%। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट रहता है, एक्चुअली कई बार हम बोलते वक्त कोई बार जल्दीबाजी में कुछ गलत भी बोल जाए, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप मैसेज कर सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भी कंप्लीट करें हम सॉलिड स्टेट को, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो तो पक्का है ही, ठीक है। इसके बीच में बेटा जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ तक के, वो आप कॉपी में करने की कोशिश करें। अगर नहीं आ रहे तो आप मेरे पास क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, या फिर आप मॉर्निंग में 10 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। नहीं तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, तब तक प्लीज़ अपनी नोटबुक बना लीजिए। जितने भी लेक्चर हुए हैं या जितने भी मैंने PDF सेंड किए अपनी नोटबुक में पक्का उतार लीजिए फिर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब करेंगे यही ये कि जितने भी नोट्स हैं इनके बेस पे ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको बुक उठाने की बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट चाहिए और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे आपकी नोटबुक की हेल्प से। प्लीज़ अपनी नोटबुक जल्दी से जल्दी बनाएं, और जिसके असाइनमेंट रहते हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी सेंड करें, क्योंकि जितने भी आपको नंबर मिलने हैं इंटरनल असेसमेंट के, इन्हीं के बिहाफ पे मिलेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सेंड करें।